हेलो एंड वेलकम टू करियर टॉक बाय शुभम पाठक। और आज हमारा 5वां लेक्चर होगा मॉडर्न हिस्ट्री का। इससे पहले हमने देखा था खेड़ा सत्याग्रह, आज हमें शुरू करना है। ठीक है, उससे पहले हमने अहमदाबाद मिल स्ट्राइक तक देख लिया था। और मैंने बताया था कि गांधी जी ने इनके ना हित की बात की, इन्होंने इनकी नब्ज पकड़ ली कि भाई इनको कैसे खुश रखना है, कैसे ये लोग मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, देखो खेड़ा सत्याग्रह को बोला जाता है फर्स्ट नॉन कॉपरेशन। खेड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? गुजरात। तो हुआ क्या कि 1918 में पड़ा सूखा, ड्रॉट पड़ी तो लोगों को लगा कि यार अब तो हमारे साथ हो गई दिक्कत, अब हम पे नहीं कर पाएंगे रेंट पे नहीं कर पाएंगे रेंट। लेकिन अंग्रेज सरकार मानी नहीं। उन्होंने अंग्रेज सरकार से रिक्वेस्ट की कि भैया इस बार हमारी रेंट को माफ़ कर दिया जाए और टैक्स बढ़ाया ना जाए, लेकिन अंग्रेज सरकार मानी नहीं। ठीक है, तो इसमें जो रेवेन्यू कोड था वो ये था कि अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू कोड, इफ प्रोड्यूस इज लेस देन 1/4 ऑफ अ नॉर्मल प्रोड्यूस देन फार्मर वर एंटाइटल्ड टू रेमिशन। उनको रेमिशन का अधिकार था। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, हम तो प्रॉपर्टी जब्त कर लेंगे तुम्हारी अगर तुमने ये नहीं किया तो, अगर टैक्स पे नहीं किया तो। इस वजह से फार्मर्स ने सत्याग्रह कर दिया और उसको लीड किया वल्लभ भाई पटेल ने। तब तक वो सरदार नहीं बने थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस सत्याग्रह को सक्सेसफुली लीड करने के बाद वहाँ के लोगों ने उनको नाम सरदार दिया। तो फर्स्ट नॉन कॉपरेशन शुरू हुआ। सरदार पटेल के नेतृत्व में लोगों ने टैक्स भरने से मना कर दिया और स्ट्रगल किया। एंड में गवर्नमेंट ने टैक्स सस्पेंड किया, सारी कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी यानी जब्त कर ली थी प्रॉपर्टी उसको रिटर्न कर दिया, और टैक्स रेट का जो इंक्रीज है उसको भी कम कर दिया उन्होंने। ठीक है, ये सत्याग्रह हुआ, खेड़ा का सत्याग्रह। 1919 में डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशन एक्ट 1915 को अमेंड किया गया। 1915 डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशन एक्ट कब आया था कि जब जो गदराइट्स थे यानी गदर पार्टी के लोग थे, उन्होंने मूवमेंट रिबेल करने की जो योजना बनाई थी। कब बनाई थी? जो आपका जब कनाडा में उनके जो शिप को लैंड करने से मना कर दिया था, और उसके बाद फिर उन्होंने वहाँ पे थोड़ी बहुत झड़प हो गई और उसकी वजह से कुछ लोग मारे गए। उस इंसिडेंट के लिए उन्होंने बोला कि अब हम करेंगे, रिबेल कर देंगे। उसको कुचलने के लिए उन्होंने डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशन एक्ट 1915 आया, इसको अब इन्होंने अमेंड कर दिया। और अमेंड करने के बाद इसको बोला गया रॉलेट एक्ट। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिडनी रॉलेट कमीशन हेडेड बाय ब्रिटिश जज सिडनी रॉलेट। इन्होंने रिकमेंडेशंस दी रॉलेट एक्ट में। तो रॉलेट एक्ट बहुत गंदा था। इसमें इन्होंने बोला क्या, कोई ज़रूरत नहीं है इंडियन एविडेंस एक्ट की। जो इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर जो एविडेंस नहीं भी हैं, हम उनको भी एविडेंस मान सकते हैं, हमारी मर्जी। ठीक है, एक्टिविस्ट को डिपोर्ट कर देंगे विदाउट एनी ट्रायल की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे ही निकाल दो इनको, 2 साल के लिए निकाल दो। ठीक है, कोर्ट कैन एक्सेप्ट, ये रहा, कोर्ट कैन एक्सेप्ट एविडेंस आउटसाइड इंडियन एविडेंस एक्ट एक्सेट्रा, और बहुत सारे ब्लैक प्रोविजंस इन्होंने इंट्रोड्यूस किए। इसके लिए गांधी जी को भी एकदम शौक लगा, बहुत बुरा लगा कि यार ये तुमने क्या कर दिया। तो अंग्रेज तो एक तरफ तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स कर रहे थे, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म आया, देन मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म आया। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ वो रॉलेट एक्ट जैसे एक्ट लाकर फ्रीडम कर्टेल भी कर रहे थे। तो बेसिकली पॉलिसी ऑफ कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी को वो अपना रहे थे। गांधी जी ने मास प्रोटेस्ट की कॉल दे दी इसके चक्कर में कि बेटा ऐसे काम न चलेगा, तुम क्या समझ रहे हो हमको कि हम बड़े वाले हैं? ऐसे थोड़ी होगा कि तुम कुछ भी कर दोगे, हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तुम्हें यूँ लग रही है हैं? तुम इंग्लिश को, हिंदी को इंग्लिश के टेक्सचर में बोलोगे, हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, क्या करोगे तुम? इंग्लिश हमें भी आती है। तो ऑल इंडिया लेवल पर गांधी जी ने मास मूवमेंट की कॉल दे दी, और सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 को शुरू होना था। लेकिन उससे पहले ही वॉर टाइम इन्फ्लेशन हो गई, वॉर चलने लगी ना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इस टाइम पे चल रही थी, 1914 से 1919-20 तक चली। वॉर टाइम इन्फ्लेशन था, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस से परेशान लोगों ने एंटी ब्रिटिश वायलेंट डेमोन्स्ट्रेशन शुरू कर दी, और गवर्नमेंट ने बुरी तरह रिप्रेशन किया, बुरी तरह रगड़ के रख दिया इन लोगों को भाई साहब। क्यों? 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुई, 1919 तक आते आते तो ख़त्म हुई, लेकिन इतने सालों में जो इन्फ्लेशन बढ़ी वॉर की वजह से वो बहुत ज़्यादा थी, गरीबी बहुत ज़्यादा थी, आर्टिफिशियल फेमाइन इन लोगों ने क्रिएट कर दी। तो इससे लोगों का हो गया था दिमाग गर्म। और जैसे ही गांधी जी ने कॉल दी, लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, लोगों ने पेलना शुरू कर दिया सरकार को, और सरकार ने डबल पेला
कि तुम हमको पेलोगे, हम तुमको पेलेंगे, ऐसा करके बहुत ज़्यादा रिप्रेशन किया। ठीक है, और इस चीज़ से खुंदस खा करके क्या हुआ है, अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग मसैकरे हो गया, जिसने कि भाई शॉक कर दिया सारे लोगों को, सारे इंडियंस भी और ब्रिटिशर्स भी शॉक हो गए इस इंसिडेंट से। तो क्या हुआ कि इस तरीके से जब गवर्नमेंट के खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशंस होने लगे, तो बैसाखी फेस्टिवल जब आया तो जनरल डायर ने सोचा कि ये लोग जो है ना, ये लोग ड्रामा कर रहे हैं और ये लोग दोबारा से कुछ ना कुछ हरकत कर सकते हैं। और हालांकि उन्होंने कोई हरकत की नहीं थी, वो तो फेस्टिवल के लिए इकट्ठे हुए, उसने ओपन फायर का ऑर्डर दे दिया, गेट बंद कर दिया, ओपन फायर का ऑर्डर दे दिया ताकि कोई निकल भी ना सके। पता नहीं कितने लोग मारे गए भाई उसमें। तो जनरल डायर ने फायर ओपन ऑर्डर दे दिया, ये रहा, जनरल डायर ने फायर ओपन का ऑर्डर दे दिया। इस इवेंट ने शॉक कर दिया गांधी जी को। तो गांधी जी को जो टाइटल मिला था कसीर हिंद का, वो उन्होंने रिनाउंस किया। रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड का टाइटल मिला था, वो उन्होंने रिनाउंस कर दिया। इन्होंने दोनों त्याग दिए। ठीक है, और टू इन्वेस्टिगेट द मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कमेटी बनाई गई, हंटर कमेटी बनाई गई 1919 में, अक्टूबर 1919 में। ठीक है, अप्रैल 1919 में ये कांड हुआ, अक्टूबर 1919 में ये हुआ। अब रिपोर्ट सबमिट हुई मार्च 1920 में, लेकिन इस रिपोर्ट के रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट किया जाता या कुछ सज़ा वगैरह देने की व्यवस्था हो पाती, उससे पहले ही सरकार ने इंडेमनिटी एक्ट को पारित कर दिया, जिससे कि हुआ ये कि उसमें अपने ऑफिसर्स को इम्यूनिटी प्रदान कर दी। तो कोई मतलब का ही नहीं रह गया कुछ। तो देखो, रिपोर्ट स्टेटेड लैक ऑफ नोटिस टू डिस्पर्स फ्रॉम बाग इन द बिगिनिंग वॉज एन एरर। एक्सेप्ट कर लिया, डायर ने अपनी अथॉरिटी को ओवरस्टेप किया, ये भी बात मान ली, लेकिन कमिटी ने कोई भी पीनल और डिसिप्लिनरी एक्शन इम्पोज किया नहीं, क्योंकि डायर के कुछ एक्शंस को सपोर्ट कर दिया उसके सुपीरियर्स ने इंग्लैंड में। ठीक है, तो हंटर कमेटी कुछ कार्रवाई करती उससे पहले ही गवर्नमेंट ने इंडेमनिटी एक्ट पास कर दिया टू प्रोटेक्ट हिज ऑफिसर्स। कांग्रेस ने इसका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया, और इस वाक्य से कांग्रेस में और लोगों में बहुत गुस्सा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा था। ठीक है, अब ये जब मसाकरे हो गया और गांधी जी का दिमाग खराब हो गया, तो देखो हुआ क्या, वर्ल्ड वॉर चल ही रहा था। तो वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन ने टर्की के खलीफा को टॉपल कर दिया, डिथ्रोन कर दिया वहां से। इससे हिंदुस्तानी मुसलमानों के मन में अपने आका के प्रति सहानुभूति जागी कि नहीं नहीं, अरे हमारे आका हैं, हमारे आका के साथ ऐसा कैसे किया, और बड़ा बुरा लगा उनको। ठीक है, तो उसके बाद फिर इंडिया में खिलाफत आंदोलन बढ़ने लगा, खलीफा को रीइंस्टेट करने की मांग बढ़ने लगी, क्योंकि ये उसको अपना रिलीजियस हेड मानते थे। खलीफा को, सारे मुस्लिम खलीफा को अपना रिलीजियस हेड मानते थे। ठीक है, तो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन शुरू हो गया। अब गांधी जी ने सोचा कि बेटा ये बढ़िया मौका है, यहीं पे खेल लो, यहीं पे लोगों को इकट्ठा करने का बहुत बढ़िया मौका है, यहीं पे आंदोलन शुरू कर दो, और जलियांवाला बाग जो मसैकरे हुआ उसके अगेंस्ट में आंदोलन यहीं से टेम्पो बिल्ड करो, तो व्यवस्था सही बन जाएगी। लेकिन लोग मान नहीं रहे थे, कांग्रेस वाले जो बहुत ज़्यादा वो थे, अब क्या बोलने का उनके बारे में, लेकिन ऐसे थे कि वो नहीं 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 नहीं, नैतिकता, नैतिक मूल्यों के खिलाफ है, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। हालांकि गांधी जी ने बाद में उनको मना लिया कि बेवकूफ़ी ना करो, तुम्हें पता नहीं है, तुमसे हो ना पाएगा, इसलिए अभी मौका है, रगड़ लो, सबको साथ में ले लो, वरना कुछ ना हो पाएगा फिर तुमसे। तो इनिशियली उसके फेवर में कुछ लोग नहीं थे, लेकिन रिलीजियस इशू को क्यों यूज़ किया जाए, बाद में गांधी जी ने सबको मना लिया। हिंदू मुस्लिम यूनिटी का यह सही वक्त था, और इसके अलावा कहीं दिखी भी नहीं हिंदू मुस्लिम यूनिटी है। तो गांधी जी स्टार्टेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यहाँ से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो अब आप एक बार रिवाइज कर लो कि कौन कौन से मूवमेंट कब शुरू हुए, याद नहीं रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले आपका चंपारण सत्याग्रह आया, चंपारण में गए। उसके बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक आई, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह आया, खेड़ा सत्याग्रह हुआ। उसके बाद जो रॉलेट एक्ट पास कर दिया इन्होंने 1900, उसमें रॉलेट एक्ट पास कर दिया था, और जलियांवाला बाग मसैकरे हो गया 1919 में। और उसके बाद जलियांवाला बाग मसैकरे के बाद वर्ल्ड वॉर 1 तो चल ही रही थी, टर्की को डिथ्रोन कर दिया खलीफा को, तो यहाँ पे खिलाफत आंदोलन शुरू हो गया। उसका सपोर्ट लेने के लिए गांधी जी ने अपना आंदोलन शुरू किया, और वो कहलाया फर्स्ट
वो कहलाया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। वो अविनय सावज्ञा आंदोलन कहलाया, अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में, सितंबर 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुई एट अ सेशन ऑफ कैलकाटा। स्पेशल सेशन हुआ कलकत्ता में कांग्रेस का। कांग्रेस ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अप्रूव कर दिया। टिल द पंजाब एंड खिलाफत रोंग्स वर रिमूव्ड एंड स्वराज वॉज एस्टैब्लिश्ड। जब तक कि स्वराज एस्टैब्लिश नहीं हो जाता, खिलाफत आंदोलन में जो गलत हुआ वो, पंजाब में जो गलत हुआ वो, दोनों को रिमूव नहीं कर दिया जाता तब तक के लिए। तो प्रोग्राम में क्या क्या था? प्रोग्राम वॉज इंक्लूड बायकॉट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस, बायकॉट ऑफ लॉ कोर्ट्स एंड डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस थ्रू पंचायत इंस्टीट्यूट। मतलब मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ इसमें हुआ क्या। इसमें हुआ बाइकॉट चीज़ों का। नॉन कॉपरेशन का मतलब होता है कि हम अगेंस्ट नहीं जा रहे गवर्नमेंट के, हम कुछ, हमारी तरफ से एक्शन नहीं है, हमारी तरफ से रेस्ट्रिक्शन है, हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे चीज़ को, ठीक है, हम अपोज करेंगे उस चीज़ का। हम डायरेक्ट एक्शन नहीं करने वाले, हम कोई एक्शन नहीं करेंगे, लेकिन हम कॉपरेट भी नहीं करेंगे आपको किसी भी चीज़ में, हम टैक्सेस नहीं देंगे, है ना। लोगों ने स्कूल्स छोड़ दिए, कॉलेजेस, जो इंग्लिश के स्कूल्स कॉलेजेस थे वो छोड़ दिए, ठीक है। लोगों ने कोर्ट्स में जाना बंद कर दिया कि भाई हमें कोर्ट से कोई जो है न्याय की उम्मीद नहीं है, हम अपना आपस में व्यवस्था अपनी सेटल कर लेंगे। इस टाइप से माहौल बना। गवर्नमेंट ऑनर्स को जो है छोड़ा गया। फिर दिसंबर 1920 में नागपुर में सेशन हुआ कांग्रेस का, उसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का अप्रूवल मिला। इंस्टेड ऑफ हैविंग द अटेनमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट टू थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स एज इट्स गोल, कांग्रेस ने डिसाइड किया फॉर द अटेनमेंट ऑफ स्वराज थ्रू पीसफुल एंड लेजिटिमेट मीन्स, डस कमिटिंग इटसेल्फ थ्रू एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल का मतलब है कि सिर्फ प्रे एंड प्रेयर से काम ना चलेगा, हमको थोड़ा सा एफर्ट मारने पड़ेंगे, हमें संघर्ष करना पड़ेगा, हमें लड़ना पड़ेगा, एंड वी आर रेडी फॉर इट। अब हम जो है स्वराज लेके ही रहेंगे, ये जो है अपना गोल बनाया कांग्रेस ने, ठीक है। लोगों का क्या रेस्पॉन्स था? बहुत ज़बरदस्त रेस्पॉन्स था। मिडिल क्लास जो है वो तो अपने आप को दूर रखी उसने फ्रॉम द मूवमेंट, एंड जो रेजिग्नेशन की कॉल की उसको ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं कि चचा तुम तो ठीक है, तुम तो फकीर आदमी हो, भैया हमारा क्या होगा, बीवी बच्चों का क्या होगा, कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद वैसी हालत खराब है, इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है, करें तो करें क्या, बोलें तो बोलें क्या, ठीक है। तो इकोनॉमिक बाइकॉट रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम इंडियन बिजनेस ग्रुप बिकॉज दे हैड बेनिफिटेड फ्रॉम द नेशनलिस्ट एम्फेसिस ऑन द लोकली प्रोड्यूस गुड्स, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। क्योंकि इससे हमारे जो लोकल बिजनेसमैन है उनको फ़ायदा होना ही होना है कि भाई जब हम बोलेंगे फॉरेन गुड्स का बाइकआउट कर दो, तो जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको तो फ़ायदा होगा उस चीज़ से, इसलिए उन्होंने इस चीज़ का सपोर्ट किया। लड़कियों ने, लेडीज़ ने, महिलाओं ने पर्दा सिस्टम को छोड़ दिया नहीं, अपने तिलक फंड के लिए ऑर्नामेंट्स तक दान कर दिए। भाई आपको ये सोचो यार कि मतलब ये सोचने वाली बात है कि लोगों का कितना डेडिकेशन और कितना जो है अपने देश के प्रति वो समर्पण रहा हुआ कि लेडीज़ ने अपने जेवर तक दान कर दिए। लोग 10 रुपए नहीं देते किसी को, उन्होंने जेवर तक दान कर दिया, और उस टाइम पे तिलक फंड में 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया था। इस तरीके का डेडिकेशन और बड़ा वो हो गया, ठीक है। मैसिव पार्टिसिपेशन ऑफ मुस्लिम्स, जाहिर सी बात है दिखना ही था। एंड द मेंटेनेंस ऑफ कम्युनल हार्मनी वर ग्रेट अचीवमेंट्स at many places. 2/3 of those arrested were Muslims. Such type of participation had neither be seen in past nor would be seen in the future. न कभी दिखा था न कभी दिखेगा। अपने 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 नैरो इंटरेस्ट के लिए लोग करते हैं। उस समय मुस्लिम्स का इंटरेस्ट था, खिलाफत आंदोलन से रिलेटेड वो था, तो उस समय पे वो सपोर्ट आया, अदरवाइज नहीं आया, कभी भी नहीं आया। हालांकि जो मोहम्मद अली जिन्ना या आगा खान ने जो मुस्लिम लीग बनाई, उसका मेन जो पर्पस था वो भी यही था, ठीक है। तो अहमदाबाद सेशन इन 1921 प्रिजाइडेड ओवर बाय CR दास। अहमदाबाद सेशन जो हुआ 1921 का, CR दास ने वाइल्ड एंड जेल प्रिसाइड किया, और जो तुम्हारे रियलिटी में हाकिम अजमल खान ने एक्टिंग प्रेसिडेंट की भूमिका निभाई। ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला सेशन इम्पोर्टेंट है, इसको याद करना, ठीक है। उसके बाद
क्योंकि ये जस्ट प्रीवियस सेशन है चौरी चौरा इंसिडेंट से। चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ बाद में। तो 5 फरवरी को 1922 चौरी चौरा इंसिडेंट हैपेंड विच कॉज महात्मा गांधी टू विड्रॉ इट्स नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। जो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू किया खिलाफत आंदोलन के साथ मिलके, इसको वापस करना पड़ा। विड्रॉ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इन द विलेज youngsters were protesting against the liquor sale and the police opened fire upon them. So villagers killed the police officers and burned the police station along with the officers inside it. सबको जला दिए, जिंदा जला दिए। इस वायलेंस के साथ गांधी जी ने सोचा कि लोग अभी भी मेरे टाइप का स्ट्रगल करने के लिए तैयार नहीं है, तो वायलेंस करते हैं, समझते नहीं है, तो इस वजह से उन्होंने विड्रॉ कर लिया वो मूवमेंट। हालांकि आपके जो भगत सिंह साहब थे, वीर शिरोमणि और शहीद आजम भगत सिंह, वो इस बात से बड़े नाराज़ हुए कि यार गांधी जी ने जो है एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ कर लिया। बड़े नाराज़ हुए इस चीज़ से। हाँ, पीपल जो थे टर्की के, उन्होंने सेकुलर स्टेट की डिमांड कर ली, तो खिलाफत इशू अपना रेलेवेंस छोड़ चुका था। तो इस वजह से मुसलमानों का भी, मुस्लिम्स का जो पार्टिसिपेशन था वो धीरे धीरे डाई आउट कर गया। इवेल्युएशन ये था कि इट ब्रिंग्स मुस्लिम्स इनटू द मेन स्ट्रीम ऑफ स्ट्रगल, एट द सेम टाइम कम्युनलाइज द पॉलिटिक्स ऑल्सो, वो आना ही था। एंड नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स रीच्ड टू एवरी स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी एंड दस पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस इंड्यूस्ड इनटू द मासेस। हुआ ये कि जो खिलाफत आंदोलन आया उसको वो रिलीजियस इशू पे तो बिल्ड किया ही गया था, खिलाफत आंदोलन और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो कम्युनल पॉलिटिक्स, लोग अब कुछ होते हैं ना खुराफाती, उनके दिमाग में ये कहानी आ गई कि अगर आप रिलीजियस इशू को पकड़ लोगे ना, देन यू कैन बिल्ड अ टेम्पो, और लोगों को आप सड़क पे उतार सकते हो, लोगों को इकट्ठा कर सकते हो। जस्ट यू हैव टू यूज द रिलीजियस इशू वेरी माइंडफुली। आप दिमाग से रिलीजियस इशू को यूज करो और लोगों को आप पोलराइज कर सकते हो, और यही हमारे देश में अब तक हो ही रहा है। उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि इमरजेंस ऑफ स्वराजिस्ट एंड सोशलिस्ट आइडियाज, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़। इसमें हम तीनों टाइप के लोगों को देखेंगे कि स्वराजिस्ट क्या थे, उनके सोशलिस्ट आइडियाज़ क्या थे, और रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ क्या थी। यहाँ के बाद से जो ये जो है, यहाँ के बाद से चीज़ें थोड़ी सी कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप की शुरू हो जाएंगी। ठीक है, मैं आपको धीरे धीरे अपन सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेट्स सी, चलिए। तो 1922 में गांधी को अरेस्ट कर लिया इन्होंने। ठीक है, गांधी जी ने जो अपना ये जो मास मूवमेंट की वो थी, और फरवरी 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया। उसके बाद गांधी जी ने ऑब्वियसली उसको विड्रॉ कर लिया, लेकिन मार्च में इनको अरेस्ट कर लिया और 6 साल की सज़ा दे दी कि बेटा निकल लो गांधी, तुम बहुत नेता बन रहे हो, हैं तुमने जो है बहुत सत्याग्रह कर ली है, बहुत नेतागिरी कर ली, अब चलो तुम्हारी व्यवस्था करेंगे हम जेल में। तो इन केस ऑफ चौरी चौरा इन्होंने सोचा चौरी चौरा तुम्हारे चक्कर में हुआ है, तुमने ही करवाया है काम, तुमने ये कानून का ऑपरेशन फलाना टिपका शुरू कर दिया और इसके चक्कर में चौरी चौरा हुआ, हमारे ऑफिसर बने, अब ना छोड़ेंगे तुमको। सो कांग्रेस नेशनलिस्ट ने थॉट्स व्हाट टू डू इन द ट्रांजिशन पीरियड। अब जब गांधी जी जेल चले गए तो करें क्या, बोलें क्या, किसी को नहीं समझ में आया। तो उसके बाद अब ये समझ में आ गया था लोगों को कि गांधी कितना इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे, कि यार जब गांधी जी जेल चले गए तो भाई लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना है ना, डायरेक्शन ही नहीं समझ में आ रही है। सो ऑल द नेशनलिस्ट वर फॉलोइंग गांधी एज गांधी हैड कमांड ओवर मासेस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यही मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताई थी कि गांधी के पास मास का जो था ना कंट्रोल आ गया था। गांधी जी को समझ में आ गई थी कि मास को कैसे कंट्रोल करना है, मास को कैसे अंडरस्टैंड करना है, कैसे उनको मोबिलाइज करना है। So some thought to end the boycott of legislative council, instead use them by raising weakness of these assemblies and create deadlock to make council unworkable। कईयों ने सोचा कि अब काउंसिल का जो आपने ये कर रखा है, बाइकआउट कर रखा है, उसे रहने दो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि हमें काउंसिल में जाना चाहिए, अपना इशू रेज करना चाहिए और डेडलॉक क्रिएट कर देना चाहिए ताकि काउंसिल फंक्शन ही ना कर सके। ये था कुछ लोगों का नज़रिया। हालांकि आपके सुभाष बोस और जवाहरलाल नेहरू के विचार इसके बिल्कुल उलट थे।
उनका मानना ये था कि भाई ऐसे अगर करोगे तो हमारे सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा और दोबारा से हम उसी चीज़ में फंस जाएंगे, हम ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। वो इस चीज़ के फेवर में नहीं थे। सो in their view it is the means to continue struggle via other means. Also high tempo movement can't be continued for long and this group came to be known as स्वराजिस्ट, जिन्होंने इस चीज़ का फेवर किया ना कि आपको अब काउंसिल का बाइकआउट छोड़ देना चाहिए, वो स्वराजिस्ट कहलाए। While Jawaharlal Nehru, Subhas Bose and Patel thought to continue the boycott because they thought entry in council would lead to neglect of constructive work, loss of revolutionary zeal, and this group came to be known as No Changes. जिन्होंने ये कहा कि ना कंटिन्यू करो बाइकआउट और फालतू की बात मत करो, हमारा सबरा किए धराए पे पानी फिर जाएगा, ये नो चेंजर्स कहलाए। ठीक है। बोथ साइड हाउएवर वांटेड टू अवॉइड अ 1907 टाइप ऑफ स्प्लिट, यानी 1907 में जो सूरत स्प्लिट हुआ था वो अब कोई नहीं करना चाहता था, क्योंकि उससे एक्सपीरियंस ये मिल चुका था कि स्प्लिट होने के चक्कर में पॉलिटिकल इनएक्टिविटी आ गई थी, दोनों ही धड़ों की जो क्षमताएं थी वो कम हो गई थी, इसलिए वो नहीं करना चाहते थे। तो लोग पहुंचे गांधी जी के बाद, गांधी जी बताओ क्या करना है क्या करना है। गांधी जी ने भी खूब विचार विमर्श किया, कोई भी अपनी बात से स्टेप डाउन होने को तैयार नहीं, तो दोनों की बातें मान ली कि आप लोग एक काम करो कंटिन्यू करो और आप लोग एक काम करो वहाँ चले आओ, आप लोग वो करो अपना काउंसिल में चले आओ, ऐसा हुआ। ठीक है। तो 1920 से 1930 के बीच में रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म भी बहुत तेज़ी से राइज किया और इसके सूत्रधार थे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इस तरीके के लोग। सो बिकॉज ऑफ द रिवोक of non-cooperation movement, nationalists doubted this way of struggle, whether passiveness is the effective way or not, and they advocated anti-imperialist way of struggle. जैसे ही रिवोक किया तो उनको डाउट हो गया कि यार इस तरीके से क्या हम कुछ जीत भी पाएंगे कि नहीं, कि बस चलो कर लो अब रहने दो, चलो कर लो अब रहने दो, यही करते रहेंगे। नहीं, हमें लड़ना पड़ेगा और हमें लड़ करके अपनी आज़ादी लेनी पड़ेगी, इस तरीके की भावनाएं आने लगी और वो कहलाए रिवॉल्यूशनरीज। रशियन रिवॉल्यूशन कब हुआ? 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन हुआ। ये रशियन रिवॉल्यूशन हुआ 1917 में। ठीक है। मार्क्सिज्म गिव राइज टू कम्युनिटीज सपोर्टिंग डिफरेंट आइडियोलॉजीज, ये आई। पंजाब, यूपी, बिहार में रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, और बाद में इसका जो है नाम जो है वो चेंज कर दिया गया। इसका नाम चेंज होकर के हो गया आपका ये क्या नाम है, HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, नाम चेंज किया था भगत सिंह ने। ठीक है। तो इट वाज फाउंडेड इन 1924 बाय राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चैटर्जी एंड सचिन सैन्याल with an aim to organize an armed revolution to overthrow colonial government। ठीक है। HRA की मेजर एक्टिविटी थी काकोरी कांड, काकोरी रॉबरी की, बॉम्ब इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जिसमें आपके भगत सिंह साहब शामिल थे, ये सब हुआ। ठीक है। ये कब हुई? 8 अप्रैल 1929 को बॉम्ब गिराया गया। और काकोरी रॉबरी कब हुई? 1925 में, 9 अगस्त 1925 में। देखो आप 1924 में इसको इस्टेब्लिश किया गया और 9 अगस्त 1925 को काकोरी रॉबरी हो गई। ठीक है। और भगत सिंह को एग्जीक्यूट कर दिया गया था 23 मार्च 1931 को। ये डेट याद रखना, 23 मार्च 1931, ये कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज साइमन कमीशन एंड नेहरू रिपोर्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया था 1919 का, उसमें प्रोविजन था कि हम एक कमीशन को अपॉइंटमेंट करेंगे हर 10 साल बाद, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को रिव्यू करेगी और उनके बारे में रिकमेंडेशन देगी। लेकिन ये जो रिकमेंडेशन थी ये 10 साल का मतलब हो गया 1929 को आना था कमीशन, लेकिन ये 2 साल पहले ही आ गया 1927। ठीक है। नवंबर 1927 में कमीशन वॉज सेंट टू इंडिया, लेकिन कांग्रेस ने इसका पूरा विरोध किया। क्यों विरोध किया? ये बोलेगी अच्छा तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, हमारा क्या काम है, मतलब अब तुम डिसाइड करोगे इंडियंस के लिए, तुम गोरे डिसाइड करोगे हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, हमें किस तरीके से चलना चाहिए किस तरीके से करना चाहिए, आप डिसाइड करेंगे? नहीं, आप करेंगे कि हम करेंगे? हम करेंगे। इस चीज़ का इनको वो था।
और एक अंग्रेज ने वो कह दी कि इनकी तुम्हारे बस की तो है नहीं, तुमसे संविधान बनेगा नहीं, तुम्हें आता कुछ है नहीं, तो बनने तुम नेता, तुम्हें चाहिए स्वराज्य। इस बात से मूड खराब हो गया लोगों का, अरे भाई ऐसे कैसे कह दी तुमने, ले। तो फिर कमेटी बनी मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। वो पहला अटेम्प्ट था इंडियंस का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने का, और कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम भी किया गया। देखिए, कांग्रेस का सेशन हुआ 1927 में मद्रास में अंडर M.A. अंसारी की अध्यक्षता में, और डिसाइड किया बाइकआउट करेंगे हम कमीशन का। एट एवरी स्टेज एवरी फॉर्म विद स्लोगन साइमन गो बैक, क्योंकि उनको ये बात बुरी लगी कि इस फॉरेनर्स इंडियन का भाग्य निर्धारित करेंगे कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। साइमन कमीशन से कांग्रेस को मुद्दा मिल गया जिसने फिर से मास एक्शन किया जा सके, और यही हुआ भी। साइमन कमीशन जहां भी गया लोगों ने काले झंडे दिखाए और नारे लगाए, साइमन गो बैक। साइमन ने 1930 में अपनी रिकमेंडेशन रिपोर्ट दी, 2 वॉल्यूम में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। क्या किया? प्रपोज्ड एबॉलिशन ऑफ डायरकी एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस विच शुड बी गिवन ऑटोनॉमी। ये याद रखना कि जो एबॉलिशन दिया था डायरकी का, वो प्रोविंशियल लेवल पर दिया था साइमन कमीशन ने। ठीक है। रिजेक्टेड पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी, रादर रिकमेंड्स गवर्नर जनरल टू हैव कंप्लीट पावर टू अपॉइंट द मेंबर ऑफ द कैबिनेट। ठीक, चलो। इन द चैलेंज ऑफ लॉर्ड बिर्किनहेड, ठीक है, ये इस गोरे की बात कर रहा था मैं। जो लॉर्ड बिर्किनहेड था उसने 1925 में इंग्लैंड की असेंबली में बोला कि भाई साहब तुमसे ना हो पाएगा, तुम कर ही नहीं पाओगे यार, तुम बात करते हो बेकार की। चलो, तो कमेटी बनी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड रिपोर्ट वाज अनैनिमसली एक्सेप्टेड एक्सेप्ट सम डिमांडेड डोमिनियन स्टेटस एंड सम वांटेड द कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अगस्त 1928 में ये रिपोर्ट आ गई जिसमें इन्होंने डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी रिपोर्ट में, जिसका विरोध किया था, खुद अपने बाप का विरोध किया जवाहरलाल नेहरू ने कि ना, हमें कंप्लीट आज़ादी चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, ये हुआ। नेक्स्ट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुई। ये जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई 1930 में, बाद में आधार बनती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, लेकिन उसके दौरान इस रिपोर्ट के भी रिकमेंडेशंस को कंसीडर करने के लिए, डिस्कस करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज रखी जाती हैं, जो 1930, 1931 और 1932 में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती हैं। इसमें पहली में और तीसरी में कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करती है, दूसरी वाली में कांग्रेस पार्टिसिपेट करती है, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं गांधी जी, और गांधी जी जाके बात करते हैं, और इसी में गांधी इरविन पैक्ट भी साइन होता है। गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है, बाद में फिर पूना पैक्ट साइन होता है, ठीक है, BR अम्बेडकर के साथ। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इरविन पैक्ट में जब डिस्कशंस हो रहे थे तो गांधी जी भी बोलते हैं कि भैया आप जो है भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को जो फांसी दे रहे हो उसको लाइफ टर्म इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दो, जो कि इरविन उनकी ये बात मानते नहीं है। कहते हैं कि ना, जिन्होंने वायलेंस किया वो उनको तो मरना पड़ेगा, उनकी व्यवस्था ना हो पाएगी। ठीक है, ये बात हुई। तो इस वजह से ये जो चीज़ है ये अब हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज में। थैंक यू, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।